विद्वत सभा को मेरा प्रणाम और युवा सत्यार्थियों को विशेष प्रणाम। कक्षा में और कक्षा के बाहर भी लंबी कविताएं पढ़ने पढ़ाने का जो मेरा अनुभव है वो मुझे कहता है कि अक्सर लंबी कविताएं अपना अपोरिया, अपनी ब्रह्मगाठ, अपना गुरुत्व केंद्र, अपनी नाभिकीय ऊर्जा, उसको चाहे जो कहें, अपना मर्म स्थान अपने कटि प्रदेश में छुपा के रखती है। यानी बीचों बीच, जैसे आपकी माएं आपको देने के लिए छुट्टे पैसे कटि प्रदेश के एक छोटे से बटुए में रखती थी, ऐसे ही लंबी कविताएं अपनी कटि मेखला में बीचों बीच, जहां विश्वत रेखा होती है, विश्वत रेखा के जंगल होते हैं, वहां कहीं अंधेरों में छुपा के रखती है। हमारी तरफ उसको चौरौका भी कहते हैं ना, वहां। लेकिन ये कविता एक ऐसी कविता है, लंबी कविता, जो गियर बदलते 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 अंत में अपना मर्म खोलती है। अब एकदम अंत में, जहां की ओर उदयन जी ने इशारा किया, शुरू में कहती है वो, मतलब अंत में ही आती हूं, थोड़ा पहले से। जन क्रांति हो चुकी है, सवेरा हो चुका है, वो जो श्याम तन लुहार है वो आत्मा के चक्के पर लोहे, संकल्प के लोहे का टायर चढ़ा रहा है ना, वो तो आपको प्रसंग याद ही होगा। और ऐसे समय में एक संकेत देता है कवि, वो याद करता है क्रांति के दौरान या रात में जो स्वप्न आया था, उसके दौरान सुख का आभास देने वाली एक स्त्री का, और उसके बारे में वो कहता है कि सुबह होते होते मेरी बाहों से निकलकर वो गलियों में खो गई। मेरी खोई हुई अभिव्यक्ति अनिवार्य, कहता है उसको। अब पीछे चलें, एक व्यक्ति और है जिसको वो अभिव्यक्ति से आइडेंटिफाई करता है, और वो व्यक्ति है जिसको वो कहता है मेरी अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति। वो रक्ता लोक स्नात पुरुष है जिसकी गोली लगने से हत्या हो गई है, और गोली कहां लगी है? मस्तक में। और शुरू में वो पहले सुनाई पड़ता है, फिर दिखाई देता है, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता। अंत में वो, और कहता भी कुछ है वो, लेकिन इशारों से। अंत में वो आता है मरने के लिए तैयार, वो गिरता है, और वो अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति कहा गया है। अर्थ ये हुआ कि शायद वह एक रफ ड्राफ्ट था, और रफ ड्राफ्ट होते ही हैं ध्वस्त होने के लिए, वो चाहे रचना के रफ ड्राफ्ट हो या फिर वो क्रांति के रफ ड्राफ्ट हो, वो वहां तिरोहित होता है। लेकिन जैसा उदयन जी ने कहा कि ये एक सिलसिला है, कुछ तिरोहित हमेशा के लिए नहीं होता। तरित तरंग जिसको कहते हैं, वो एक तरह से उठती गिरती लहर है, सिलसिला है सूफियाना या लहरों के प्रवाह का। खैर, तो इस जो खोई गई अभिव्यक्ति, अब खो चुकी है अभिव्यक्ति, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, और जो अभिव्यक्ति मिली और फिर गलियों में खो गई, इसके बीच का जो तनाव है ना, वही कविता का मर्म है। अब जैसा कि पहले भी कहा गया कि बाहों से छिटकती है तो वो स्त्री है, और गलियों में घूमती है तो वो पुरुष वेश में।
शेक्सपियर की नायिकाएं अक्सर पुरुष वेश में गलियों में घूमती हैं, जंगलों में भी। अब इसको अगर हम लकां के आइडेंटिटीज, मल्टीपल आइडेंटिटीज इन प्रोग्रेस के आलोक में पढ़ते हैं, या हम गीत गोविंद के राधा कृष्ण के इस कपड़ों में है, कपड़ा कृष्ण राधा के कपड़ों में इस वस्त्र विनिमय के आलोक में पढ़ते हैं, या संभावना के आलोक में पढ़ते हैं। हठ योग कहता है कि एक स्त्री के भीतर पुरुष और एक पुरुष के भीतर स्त्री है, या संवाद के दो धरातलों के बीच के अंतर के बीच में बात करने का एक ढंग जो पितृसत्ता सिखाती है, जो कोई भी सत्ता सिखाती है, मैजिस्ट्रेसी, और बात करने का दूसरा ढंग जो संवादात्मक हो सकता है। तो जो गलियों में पुरुष वेश में घूमने निकली है अभिव्यक्ति, एक तरह के ड्राफ्ट वाली अभिव्यक्ति के विलयन के बाद ये कविता उसको संबोधित है। तो दो धरातलों पर ये कविता काम करती है। शीत युद्ध के बाद नव स्वतंत्र देशों में जो राजनीतिक हलके थे उनका अंधेरा तो इसमें है ही, नैतिक कुहेलिका जो थी वो तो संश्लिष्ट बिंबों में व्यक्त हुए ही हैं, लेकिन किन्हीं अर्थों में यह कविता रचना प्रक्रिया का धुंधलका टटोलने की कविता भी है, और इसीलिए मुझे रफ ड्राफ्ट की तरह और फाइनल आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की तरह इसको देखने के लिए दो धरातल मिले, और इनकी कश्मकश, इनका एलेंतेत की शब्द में कहें तो इनके बीच का तनाव, ये कविता को उसकी तरंगमयता देता है। ठीक है, अब वो गलियों में क्यों घूम रही है, इसका अगर हम फोरग्राउंडिंग देखेंगे, इसको हम कहाँ फोरग्राउंडेड देखते हैं, संवाद की आकांक्षा को गांधी जी की फटकार में। गांधी जी के बारे में कहा गया कि उनका चश्मा, वो जैसे उन्होंने पूर्णानंद जी भी कहा, गुग्गू बैठा है, गुग्गू भी बैठा है, वो दीन भी है, उन्हें ठंड भी लग रही है, उन्हें वो आपके दादाजी की तरह, मेरे दादाजी की तरह भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डांटते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या, वो जो अंतर्मुखी है अब तक कवि रचनाकार, उसको कहते हैं कि जनमन से संवाद करो। अब देखिए, अब जो गलियों में निकली है स्त्री भाषा, मैं उसको स्त्री भाषा, या पुरुषों में भी जो संभावित स्त्री भाषा है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में एक ही तरह की भाषा होती है और उनमें भाषा दूसरी तरह के बोलने की संभावना ही नहीं होती। अगर आप प्रेम पत्रों की भाषा देखेंगे तो आपको लगेगा कि संभावना वहां भी होती है, हर पत्थर में चमकता ही रहा है, तो उसी संभावना का विकास। तो अब गांधी ने कहा, डांट दिया, और उसके बाद उन्हें कहा कि जनमन में से बात करने की भाषा। अब जनमन से बात करना, तीन तरह की भाषाएं हमें बोलना सीखना है। संवादोन्मुखता इस कविता का बेसिक मुझे लग रहा है कि इंस्टिंक्ट है, और वो संवाद तीन तरह से होते हैं। एक तो जो आपसे सहमत नहीं है, आपका प्रतिपक्षी है, उससे किस भाषा में बात करें, सबसे दुरूह वही होता है। दूसरा संवाद आपस में कैसे बोलें। तीसरा संवाद का धरातल है कि जनमन को कैसे संबोधित करें। अब इसकी युक्ति, इस भाषा के सूत्र खुद हमें मुक्तिबोध की भाषा में मिलते हैं। कैसे? जैसा कांता सम्मित उपदेश तो कहते ही है ना साहित्य को, मम्मट ने कहा कि कांता सम्मित साहित्य जो भाषा है वो साहित्य की भाषा है। तो मम्मट भी ये मानते थे कि स्त्रियों की संवादात्मकता सीखने योग्य है ना। तो तभी साहित्य की जो भाषा है वो स्त्रियों की भाषा है। अब स्त्री भाषा में या ये जो आत्मसंभवा अभिव्यक्ति होनी है जिसकी तलाश अभी जारी है, एक ड्राफ्ट खत्म हो गया है उस अग्निस्नात पुरुष के वेश में, अब नई भाषा नई तरह से गलियों में ढूंढी जा रही है, जनमन को संबोधित कर रही है,
आपस में भी, अपने को भी स्वयं, मैं एक बात, वो भी संवाद स्वयं से भी तो होता है। अपनों से, स्वयं से शुरू होगा, फिर अपनों से होगा, फिर जो कन्विंस नहीं है उनसे होगा, प्रतिपक्षी से होगा, और उसके बाद फिर और भी धरातलों पर होगा, जनमन से। अब सबके लिए भाषा का प्रमुख गुण क्या है? गांधी ने किसकी ओर संकेत किया है? अंतरंग, अनौपचारिक। पैनी होती है, आप पैनी तो हो, लेकिन अंतरंग हो, कंधे पर हाथ रख के दुख सुख बतियाने वाली भाषा हो, जैसे स्वयं गांधी की थी, बाद के गांधी की, बाद वाले गांधी की, जिनकी मजिस्ट्रेसी धीरे धीरे ढल जाती है, सब अच्छे लोगों की ढह जाती है। तो उस तरह की जब भाषा होती है तो वो संवाद के योग्य हो जाती है ना। अब उस भाषा की तलाश की ये कविता है। अब जरूरी क्यों ऐसे, अच्छा ऐसी भाषा कैसे का मॉडल कैसे हम मुक्तिबोध में पाए? ऐसी भाषा कैसी भाषा होगी? वह अंतःपाठीय होगी, और उसकी अंतःपाठीयता, उसके अंतःपाठ में सबका स्वीकार होगा। एक लिस्ट तो ब्रह्म राक्षस में ही जारी की थी मुक्तिबोध ने अपने अंतःपाठों की। क्या कहा था? बेबीलोनी और सुमेरियन जन कथाएं, वैदिक ऋचाएं, अभी मुझे लिस्ट ठीक से याद नहीं है, लेकिन जितना जितना याद है बोलती जा रही हूं। फिर वो कहते हैं छंद, फिर वो कहते हैं थ्योरम, फिर इसी कविता में एक पूरी लिस्ट है, मार्क्स भी है, हेडेगर भी है, नहीं हेडेगर तो शायद उसी में है, पूछले वाले में, ब्रह्म राक्षस में हेडेगर भी है, टॉइन भी है, टॉल्स्टॉय है ही, तिलक है ही, गांधी है ही, एंगल्स भी हैं, इतने सारे अंत, और उसके अलावा समाचार पत्रों के बाइट्स हैं, और अपराधियों का पूरा समूह है, बूर्जुआ अपराधियों का पूरा समूह है, वो उनकी बकबक के भी अंतःपाठ हैं। तो एक तरह से इतने अंतःपाठ एक दूसरे में धमगज्जर, इसको कहते हैं धमगज्जर से मचा रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस करंट्स की तरह जा रहे हैं। मार्क्स ने इसको फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शन कहा था, मैत्रीपूर्ण तनातनी, है ना, जैसे कोई अपनों से भी तो लड़ता है ना, प्रणय कलह भी तो एक बात होती है ना, आप अपनी माँ से भी लड़ते हैं ना, तो ये फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शन। अब तिलक और गांधी, टॉल्स्टॉय और मार्क्स, फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हैं? जिस अर्थ में आत्मक्रांति और क्रांति, जन क्रांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी और आत्म समीक्षा जो एक दूसरा विक्षिप्त कहलाने वाला जो कवि का ऑल्टर ईगो है, वो जातीय स्मृति के बरगद के नीचे जितने भी वंचित समूह खड़ा है, उसका प्रतिनिधि बनकर जो विक्षिप्त कहलाने वाला कवि का अपना ऑल्टर ईगो है, वो जगत समीक्षा के साथ साथ आत्म समीक्षा भी करता है ना। वो सिर्फ जगत को नहीं डांट रहा है, खुद को भी डांट रहा है। तो संवादी जो होता है, जो सचमुच संवादोन्मुख होता है, वो आत्म क्रांति भी चाहता है, अपने को भी बदलना चाहता है, बल्कि दूसरे को बदलने के पहले स्वयं को बदलना चाहता है। सब में हमाशिया होती है, सब में ट्रैजिक फ्लॉ होता है। अगर हम थोड़ा सा स्वयं को बदलेंगे तो परिवेश में, इसको न्याय वैशेषिक वाले कहते थे कि आत्मन और परिवेश में संबंध है। अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन अपने भीतर घटित करते हैं, अपने हमाशा पर काम करते हैं, अपने ट्रैजिक फ्लॉ पर, तो उससे उसका आपका परिवेश भी परावर्तित उसमें होगा वो परिवर्तन। तो इस तरह का ऐसा संवाद वाली आत्मसंभव अभिव्यक्ति रचने के लिए आत्मसमीक्षा भी जरूरी है, आत्मक्रांति भी जरूरी है। हमारा इतिहास है गवाह है। फ्रेंच क्रांति और रशियन क्रांति जैसी विराट महामना क्रांतियों का इतिहास भी गवाह है कि बिना, वो ट्रेजिक था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी था, एक बड़ा स्पेक्टेकल था उसका, लेकिन उससे हमें जो सीख मिलती है वो ये
कि हमने स्वयं को नहीं बदला और जग बदलने चले। और जग नहीं बदलेगा। हर बार क्रांति प्रतिक्रांति में बदल जाएगी अगर आत्म क्रांति नहीं होगी। इस समझ के साथ जो भी भाषा मुक्ति बोध सामने रखते हैं उसके स्रोत कई तरह से, आप आधा घंटा बोले थे वैसे, और उसके स्रोत सब तरह के हैं। अब मैं जल्दी जल्दी दो तरह के और तीसरे, मुझे पुरची उसने थमाई जो आधा घंटा बोला और उसके बाद खैर मैं अपनी बात समेटती हूँ। और एक संवाद तो खैर भाषा का है। दो और संवाद होते हैं जिनके बारे में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो है कि पूरब पश्चिम के बीच का सभ्यता संवाद। विश्व युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि सभ्यताओं के बीच अगर संवाद नहीं होगा, संघात होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो मतलब ध्वंस ही ध्वंस है। तो अब हमारे पास उपाय क्या है? दो सभ्यताओं के बीच संवाद। तो न्यू वेव सिनेमा में जो सिनेमाटोग्राफिक टेक्निक्स आई, उसका भी प्रयोग हमारे यहाँ कवियों ने किया। खासकर इन्होंने फ्रेंच कवियों का, खासकर सररियलिस्टिक पेंटिंग्स का जो अंधेरा है, चितकबरा अंधेरा है। जैसे हॉलड्यू एक बहुत बड़े पेंटर थे फ्रांसीसी, वो चितकबरे पट रचते थे। उनका कहना था, उन जापान से लेकर, भारत से लेकर, बुद्ध के संसार से लेकर, उन्होंने बहुत ऐसा अंधेरे उजाले का क्रिस क्रॉस किया जिसमें टू बी और नॉट टू बी का दुचित्तापन सामने नजर आए। तो हमारे यहां से भी उन लोगों ने बहुत कुछ लिया और उनकी सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक और पेंटिंग वाली टेक्निक हम लोगों ने भी ली और नए कवियों ने इस तरह की कविताएं रची। कुल मिला के ये एक सांगो और धी, उसमें सिर्फ एक स्त्री का संकेत नहीं है। जो ख्यालों के पर्चे छपते हैं जिस मनोगुहा में, वहां भी उसकी आत्मा सरगना है। आत्मा का भी स्त्रीलिंग कीजिए। उसकी जो सेक्रेटरी है आस्था, वो भी स्त्री है। ठीक है, और अभिव्यक्ति तो स्त्री है जैसा पहले कहा गया। वो जो ज्वलित धी है उस विक्षिप्त में, वो भी स्त्री। तो स्त्री भाषा के टूल्स लेकर संवाद करिए। पूरा पश्चिम के जितने भी टूल्स हैं, मॉडर्निस्टिक, पोस्ट मॉडर्निस्ट टूल्स, वो लिखिए। अंतः पाठों में कोई पदानुक्रम नहीं मानिए। इसीलिए अस्मिता आंदोलन कहते हैं कि पर्सनल पॉलिटिकल का सारे पदानुक्रम खत्म करने के पहले हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और न हो। घर के लिए कुछ और, बाहर के लिए कुछ और न हो, संवाद ही हो। तो कलात्मक संवाद, भाषा के संवाद और एक सांगोपांग रूपक की तरह यह कविता है। अंतिम बात ये कहती हूं, और सांगोपांग रूपक लेकिन फाड़ दिया गया है। जैसे उसके यहाँ मैला आंचल में चथरिया पीर, आपको याद होगा। चथरिया पीर गांधी हैं, उनके गांधी जी जैसे हैं और उनके कपड़े तार तार हो गए और वो पीपल पे लटके हैं, चथरिया पीर वो कहलाते हैं। तो यहाँ जो सांगोपांग रूपक बनता है अभिव्यक्ति की तलाश का, संवादोन्मुख भाषा का, वो चथरिया पीर की तरह है। लटका हुआ एक फटी हुई चिट्ठी है, वो गिरी हुई फटे हुए मन में।